दोस्तों इस वीडियो में ज़मीन से जुड़े कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, उनके जवाब दूंगा और जो भी मेरे सब्सक्राइबर द्वारा जो भी प्रश्न पूछे गए हैं थोड़ी उन पर चर्चा करूंगा। देखिए, सबसे पहला प्रश्न है और बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है कि भारत में ज़मीन संबंधी जो भी ज़मीन संपत्ति से संबंधी जो भी कानून होते हैं, या मान लीजिए कोई ज़मीन विवाद है या मान लीजिए कोई संपत्ति विवाद है, और उनको इनका निवारण करने के लिए जो कानून होते हैं, जो नियम होते हैं, वो प्रत्येक राज्य के अनुसार अलग अलग नियम होते हैं, अलग अलग नियम कानून होते हैं, या संपूर्ण भारत पर एक ही कानून जो है, एक ही जो भी अधिनियम होते हैं वो लागू होते हैं। तो ये प्रश्न जो है वो काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। कई लोग इसमें कन्फ्यूज़न होते हैं, जिससे आगे के भी टॉपिक या मान लीजिए कई जो ऐसे कानून हैं उनके समझ नहीं आते। तो दोस्तों जो भी डाउट है वो इस वीडियो में आपका क्लियर हो जाएगा। इससे पहले आपसे प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें आप। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको सरल और स्पष्ट शब्दों में बताऊं तो कुछ भूमि से संबंधित नियम और जो भी कानून जो होते हैं वो प्रदेशों के अनुसार होते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए उत्तर प्रदेश का अलग होगा, मध्य प्रदेश का कुछ अलग होगा, बिहार का कुछ अलग होगा। ठीक है, उनमें चेंजेस आ जाते हैं। लेकिन कुछ कानून ऐसे होते हैं, कुछ नहीं, अधिकतर कानून ऐसे होते हैं जो संपूर्ण भारत पर लागू होते हैं। चलिए मैं बात करता हूँ ऐसे कानूनों पर जो संपूर्ण भारत पर जो लागू होते हैं, ऐसे अधिनियम, जो ऐसे कानून जो जमीन से संबंधित, संपत्ति से संबंधित हैं और वो पूरे भारत में लागू वही होते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर उत्तराधिकार संबंधी, यानी कि जो भी हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 है वो संपूर्ण भारत पर लागू होगा। उन्हीं के अनुसार, देखिए उन्हीं के अनुसार जो है वो उत्तराधिकार, जैसे मान लीजिए एक कोई किसी के दादा परदादा खत्म हो जाते हैं तो संपत्ति कैसे बटेगी, ये हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि भाई कहीं किसी प्रदेश में उत्तराधिकार जो है वो अलग तरीके से मिलेगा, या मान लीजिए उत्तर प्रदेश में है तो अलग तरीके से मिलेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम जो है वो संपूर्ण भारत पर लागू होता है और उसी के अनुसार ही जो भी वारिस होते हैं, उसी के अनुसार जो है वो संपत्ति उसके जो भी उसके उत्तराधिकारी होते हैं उनमें बढ़ती है। ठीक है, ये संपूर्ण भारत पर लागू होगा। ठीक है, दूसरा है संपत्ति अंतःहरण अधिनियम 1882, ये भी संपूर्ण भारत पर लागू होगा। ठीक है, मैं आपको एक उदाहरण दे दूं, जैसे मान लीजिए पहले क्या होता था, जो हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम जो था, इसमें जो पैतृक संपत्ति थी उसमें बेटियों को जो है बराबर का हिस्सा नहीं मिलता था। ठीक है, लेकिन 2005 में संशोधन हुआ, अब संशोधन हो गया है भाई, तो वहाँ पर बेटियों का अधिकार जो है वो पैतृक संपत्ति में हो गया है। ठीक है, तो अब आप चाहे उत्तर प्रदेश से हों, चाहे आप पंजाब से हों, चाहे आप गुजरात से हों, लेकिन ये आप कहीं से भी हों, ये उत्तराधिकार जो अधिनियम जो लागू हुआ है, संशोधन जो हुआ था, वो सभी पर लागू होगा। ठीक है, अब आप समझ गए होंगे। जैसे मान लीजिए हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम है, संपत्ति अंतःहरण अधिनियम है। ठीक है, या मान लीजिए रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 है। अब देखिए रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 है, उसमें जो भी रजिस्ट्रेशन संबंधी जो भी प्रावधान किए गए हैं वो पूरे भाई उस पर लागू होंगे। ठीक है, सभी राज्यों में। अब अगर बात करें भाई कि ऐसे कौन से कानून जो होते हैं वो पूरे भारत पर लागू नहीं होते हैं, विशेषतर राज्यों पर लागू होते हैं, प्रत्येक राज्य के अलग अलग हो सकते हैं। चलिए जानते हैं उन कानूनों के बारे में जो प्रत्येक राज्य के अलग अलग हो सकते हैं। तो देखिए, जैसे मान लीजिए मैं उत्तर प्रदेश से हूँ, तो उत्तर प्रदेश के कुछ कानून, कुछ एक्ट ऐसे हैं जो पर्सनली उत्तर प्रदेश के हैं, वो किसी मध्य प्रदेश या मान लीजिए पंजाब में लागू नहीं होंगे। जैसे मान लीजिए उत्तर प्रदेश काश्तकारी अधिनियम 1939, उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश अधिनियम। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर मैंने बताया उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश अधिनियम। ठीक है, तो ये जमींदारी खत्म करने के लिए उत्तर प्रदेश में बनाया गया था। भूमि व्यवस्था अधिनियम 1950। ठीक है, और उत्तर प्रदेश भू राजस्व अधिनियम 1901। अब बात करेंगे कि भाई इन कानूनों में ऐसा क्या दिया गया है। तो देखिए, जैसे मान लीजिए उत्तर प्रदेश भू राजस्व अधिनियम 1901 है, तो उसमें भाई दाखिल कार्य कैसे होगा, वार्षिक रजिस्टर, कलेक्टर की शक्तियां, तो इन सभी बातों का विवरण जो है वो उत्तर प्रदेश भू राजस्व अधिनियम 1901 में किया गया है। ठीक है, अब जैसे इसी प्रकार भाई आप मध्य प्रदेश से हैं तो वहाँ की राजस्व संहिताएं जो हैं वो अलग होंगी। ठीक है, और वहाँ के कुछ नियम जो हैं वो अलग होंगे। जैसे मान लीजिए यहाँ पर उत्तर प्रदेश में भाई ऐसे कई नियम हैं। जैसे मान लीजिए कोई भी काश्तकार जो है, कोई किसी व्यक्ति के पास, एक परिवार में लगभग
65 या 70 बीघा से अधिक, अनुमान है मेरा, लगभग 65-70 बीघा से अधिक जमीन एक व्यक्ति नहीं रख सकता। ठीक है, तो कुछ ऐसी पाबंदियां हैं। या मान लीजिए अगर बात करें उत्तर प्रदेश भू राजस्व अधिनियम 1901 की, तो वहां पर धारा 33 और 34 में दाखिल खारिज का प्रावधान किया गया है। हो सकता है आप दूसरे राज्य से हैं तो आपके यहाँ दाखिल, देखिए कहीं कहीं दाखिल खारिज तो केवाला या मान लीजिए सॉरी जो भी है अन्य नामों से जाना जाता है। तो ऐसी कुछ विधियां जो हैं वो प्रत्येक राज्य की अलग अलग हो सकती हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता है। ठीक है, तो ये राजस्व संहिता है तो वही उसके राजस्व विभाग के अकॉर्डिंग आती है, तो भाई वो अपने नियम बनाता है और उसी के अनुसार जो है राजस्व न्यायालय चलते हैं। ठीक है, अब मैं आपको एक उदाहरण और दे दूं। जैसे मान लीजिए एक परिवार है, ठीक है, तो वहाँ पर जैसे मान लीजिए परिवार में कोई पिता एक्सपायर हुआ है, तो वहाँ पर जो भी उत्तराधिकार यानी कि जिसे भी हिस्सा मिलेगा वो हिस्सा मिलेगा हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 के अकॉर्डिंग। ठीक है, वहाँ के जो भी कर्मचारी हैं, जो भी तहसील में लेखपाल, कानूनगो, एसडीएम जो भी हैं, उन्हें उसी कानून के आधार पर कार्य करना पड़ेगा। और जो भी उस अधिनियम में भाई जिन्हें भी बताया कि इसका इतना हिस्सा है तो उसे दे दिया जाएगा। ठीक है, अब बात करेंगे कि भाई तो उत्तर प्रदेश में ने जो जमींदारी विनाश अधिनियम बनाए हैं, या मान लीजिए भूमि व्यवस्था अधिनियम बनाए हैं, या मान लीजिए जो भी उत्तर प्रदेश भू राजस्व अधिनियम है, ये कब काम आएंगे? तो ये आएंगे जैसे मान लीजिए आपने कोई जमीन खरीदी, तो वो होगी किसके अनुसार? रजिस्ट्री किसके अनुसार होगी? रजिस्ट्री एक्ट 1908 के नियम फॉलो होंगे। ठीक है, लेकिन अब दाखिल खारिज का प्रोसेस क्या है? वो उत्तर प्रदेश भू राजस्व अधिनियम की जो संहिता है उसके अनुसार दाखिल खारिज आपका होगा। ठीक है, और जो भी वार्षिक रजिस्टर हैं, जो भी फर्दे हैं, या मान लीजिए मैं आपको ऐसे कई नियम बता सकता हूं, जैसे मान लीजिए बकाया, मालगुजारी, वसूली की प्रक्रिया है, इसके बारे में जो नियम बनेंगे, कानून बनेंगे, वो प्रदेश बाई प्रदेश अलग हो सकते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए भूमि आवंटन से संबंधित जो भी जगह गाँव में आवास स्थल होते हैं, या मान लीजिए आबादी होती हैं, तो ऐसे जो कानून होते हैं वो प्रदेश सरकार यानी कि जो प्रदेश लेवल के कानून होते हैं। देखिए अगला प्रश्न है वो है कि अगर प्रॉपर्टी केस को कंज्यूमर कोर्ट में डाला जाए तो उसे सॉल्व होने में कितना टाइम लगेगा? देखिए प्रॉपर्टी जो भी आपकी प्रॉपर्टी संबंधित मामला है, देखिए प्रॉपर्टी में संपत्ति तो भाई सब कुछ हो जाती है। ठीक है, अगर बात करें प्रॉपर्टी की तो संपत्ति तो चल संपत्ति होती है और अचल संपत्ति भी होती है। ठीक है, तो अचल संपत्ति में जैसे मान लीजिए आपकी कार है, टीवी है, फ्रिज है, तो इन्हें तो भाई कंज्यूमर कोर्ट में ले जाया जाता है और इन्हें देखिए अब बात आएगी भाई कितने दिन में सॉल्व होगा, तो सॉल्व वो आपके एडवोकेट के ऊपर करता है। ठीक है, अगर बात करें हम उस प्रॉपर्टी की, जैसे मान लीजिए ज़मीन है, कोई प्लॉट है, तो उसे कंज्यूमर कोर्ट में नहीं डाला जा सकता है। ठीक है, क्योंकि ज़मीन संबंधित मामले होते हैं, जैसे मान लीजिए कृषि संबंधित है, या मान लीजिए कोई आपने प्लॉट लिया है, तो वो मामले हैं वो राजस्व न्यायालय में चलेंगे, या मान लीजिए आपके जो भी सिविल कोर्ट है उसमें चलेंगे। ठीक है, और अब रही बात सॉल्व की, तो सॉल्व करना आपके एडवोकेट पर निर्भर करता है।